हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, हमारा अपोहा तंत्र है। जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है उसका चैप्टर है ये। इस बुक में हमने पहले बात की लोकेशन स्थिति के बारे में पढ़ा। दूसरे चैप्टर में बात कर जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखा कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। तीसरा जो चैप्टर आपका वो क्या है, अपोहा तंत्र की बात आती है। सबसे पहले क्या कहता है भाई, अपोहा तंत्र के बारे में बात करता है ये। अपोहा बात आती है पहले अपोहा क्या, देखो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहा जाता है, अपोहा कहा जाता है। और इन वाहिकाओं के जाल को, इन वाहिकाओं के जाल को किसका नाम दिया गया है, अपोहा तंत्र का नाम दिया गया है। किसी क्षेत्र का अपोहा तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि के दौरान चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। यानी किसी क्षेत्र का अपोहा तंत्र वहाँ प्राचीन काल से किस तरह की चट्टानें रही हैं, किस तरह की आकृति रही है, किस तरह का ढाल रहा है, किस तरह से नदियों के अंदर जल की मात्रा, उसके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, वहाँ पर डिपेंड होता है। जैसे हमने आपका वर्षा ऋतु के अंदर देखा, नाले और वाहिका देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। उसके बाद क्या कहता है, देखो क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है, क्या आपने कभी वहाँ नौका या नथवा नहाने के लिए गए हैं, क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकाली है। बारहमासी नदी क्या होती है, जिसके अंदर पानी की मात्रा पूरे वर्ष रहती है। और अल्पकाली क्या है, जिसके अंदर बारिश की मात्रा कुछ समय या ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार रहती हो। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है, क्योंकि नदी उसके ढाल के अनुरूप बहती है। आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। देखो जो आपकी 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का पार्ट है, वो बेसिकली इसी का सब भाग है। वो चैप्टर वहाँ भी है और यहाँ भी, वहाँ चैप्टरों के अंदर कम बताया गया, यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया गया उन चीज़ों के बारे में। आप अपनी सुविधा के लिए आप 9th क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं, वो क्या आपका ढाल, क्योंकि नदी ढाल के अनुरूप बहती है, जिस प्रकार उसका ढाल है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं। अगर हम बात करें यहाँ जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है आपका, जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ देखो हमें अगर हम यहाँ बात करें आपकी जो कुछ तो नदी आपकी, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी तट है, पूर्वी घाट थोड़ा अंदर की तरफ है, यहाँ इधर कटाफट आइए। इसमें क्या कहता है, देखो जो आपकी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में या अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं और वहाँ पर जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। भाई ऐसा क्यों है। उसके बाद बात आती है वह बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कोई नदी है, इस तरीके से समझिए आप इसको। मान लो ये नदी है जो इसका आसपास का एरिया, जिस क्षेत्र से जल बहाकर लेकर आती है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसको इसका कैचमेंट एरिया कहा जाता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो इसी में आपकी टर्म है, वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हो अपोहा द्रोणी या अपोहा बेसिन, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हो, उससे क्या कहा जाता है, अपोहा द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। इसमें आएगा आगे आपके, देखो इसमें क्या कहता है, एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपोहा द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन का नाम दिया गया। यानी कि एक नदी, आप इस तरीके से समझिए, एक नदी है और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को किसका नाम दिया गया है, अपोहा द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन का नाम दिया गया है। एक अपोहा द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, मान लो ये कोई नदी है आपकी,
और ये ऐसे इसके अंदर को बीच में भूभाग है जो इसको दो भागों में बांट रहा है, अलग कर रहा है। एक अपवाद द्रोणी आपके ड्रेनेज बेसिन को, अपवाद द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल सांभर या वाटर शेड का नाम दिया गया है। यानी कि इसी को वाटर डिवाइड, इसी को वाटर शेड कहा जाता है। दो अपवाह बेसिनों के ऊपर उठे भूभाग को जल विभाजक या जल सांभर कहा जाता है। जल सांभर वास्तव में छोटी नदियों नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र होता है। वह समस्त क्षेत्र जहाँ से एक नदी बड़ी, दोबारा सुनिए, वह समस्त क्षेत्र जहाँ से एक बड़ी नदी जल ग्रहण करती है अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहलाता है। जहाँ से बड़ी नदी अपना जल ग्रहण करती है। उसके बाद क्या कहता है, देखो नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जल सांभर का आकार आपका छोटा होता है। इसे हम पीछे चलेंगे, थोड़ा पीछे वाले भाग में कुछ आपके टर्म है, देखो ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, मुख्य अपवाह प्रतिरूप आपको बताए गए हैं या दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या कहता है, देखो सबसे पहले बात आती है भाई आपका प्रतिरूप क्या है। अपवाह ड्रेनेज पैटर्न क्या आपका, अपवाह प्रतिरूप किसी एक क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और उसकी शाखाओं की व्यवस्था को कहते हैं। यानी कि ये नदी है और इसकी जो मुख्य शाखा किसी क्षेत्र के अंदर एक क्रम में प्रवाहित हो रही है और इस व्यवस्था को किसका नाम दिया गया है, आपका ड्रेनेज पैटर्न का नाम दिया गया या अपवाह प्रतिरूप का नाम दिया गया है। सबसे पहले बात आती है डेंड्रेटिक या दुर्माकृतिक अपवाह की प्रतिरूप की, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं के अनुरूप हो। यानी कि जो अपवाह प्रारूप आपका, देखो इसमें क्या कहता है, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, यानी कि इसके अंदर क्या आपकी, ये आपकी मान लो मुख्य नदी है और जब इसके अंदर सहायक नदियाँ आगे मिल रही हैं और उन सहायक नदियों में भी उनकी सहायक नदी आकर मिल रही है, तो इस क्या करती है, एक पेड़ जैसी हो जाती है। तो इसमें क्या कहता है, देखो ये अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं के अनुरूप होता है, जिसमें मुख्य नदी वृक्ष के तने के समान होती है और उसकी सहायक नदियाँ शाखाओं की तरह मुख्य नदी में आकर न्यून कोणों पर मिलती है। गंगा और गोदावरी नदियाँ यही प्रतिरूप बनाती है। यानी मुख्य नदी आपकी तने की तरह है और जो और अन्य नदियाँ सहायक नदियाँ इसके अंदर आकर शाखाओं के रूप में मिल रही हैं। दूसरी बात क्या कहता है, देखो फिर कहता है आपका रेडियल पैटर्न, यानी कि अरीय प्रतिरूप के अंदर क्या कहता है आपका, देखो जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के आपके अच्छे उदाहरण हैं। इसमें क्या कहता है, देखो जब आपकी नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर एक साइकिल के पहिए की तरह इस तरह से आकृति बना रही हैं, जैसे चारों दिशाओं में निकल रही हैं, उसको किसका नाम दिया गया है, रेडियल पैटर्न का नाम या अरीय प्रतिरूप का नाम दिया गया है। जब नदियाँ किसी गुबुंदाकार पर्वत के शीर्ष से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तारों की तरह बहती हैं तो अरीय प्रतिरूप बनता है। पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ और अमरकंटक पर्वत से निकलने वाले आपकी सोन नर्मदा नदी हैं, तापी जो नदी हैं, वो आपकी अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। फिर क्या कहता है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो सहायक नदियाँ उनको समकोण पर मिलती हैं। यानी कि आपकी जब मुख्य नदियाँ आपकी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो सहायक नदियाँ उनको आकर एक समकोण पर मिलती हैं, इस तरीके से। तो ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा ट्रेलिस नुमा आपका प्रतिरूप कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, देखो आपका इस तरीके से, जैसे आपकी ये नदी है, मान लो ये इस तरह से इसके अंदर सहायक नदी आपके आकर मिल रही है, जाल सा बना रही है, जाली नुमा। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और उनसे सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। आगे क्या कहता है इसमें, देखो मध्य हिमालय से उतरने वाली नदियाँ और पश्चिमी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियाँ यही प्रतिरूप आपका बनाती हैं। फिर आपका अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल अपवाह प्रतिरूप क्या कहता है, देखो जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। मान लो आपकी जब नदियाँ
मान लो जैसे ये कोई झील है, जब इसमें आकर चारों तरफ से अभी केंद्रीय इसमें आकर आपकी मिल रही है, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे प्रवाह को आपका भी केंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। किसी शीर्ष से चौं दिशाओं में पहुंचने वाली नदियों का प्रतिरूप अपकेंद्री कहलाता है। मान लो अगर इससे अपोजिट जा रही है तो ये इधर आपका ये क्या है, अपकेंद्री। उसके बाद क्या कहता है देखो, नदी बेसिन और जल सांभर में कार्यात्मक एकता पाई जाती है। दोनों में किसी के भी एक भाग में होने वाले परिवर्तन का शरीर के अन्य भागों में यहाँ तक कि संपूर्ण इकाइयों में देखा जा सकता है। उसके बाद यही कारण है कि नदी बेसिन या जल सांभर को सूक्ष्म, माइक्रो, मध्यम, मेसो और भरित मैक्रो इकाइयों में बांटा जाता है। आपका माइक्रो, मेसो और मैक्रो वर्ड इस तरीके से इनको बांटा गया है। ये आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, और इस मैप को भी हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।